हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल टेकपुर। मैं इंजीनियर दीपा आपके अपने चैनल टेकपुर बाय एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो भाई सभी? जल्दी से फटाफट से आ जाओ सभी बच्चे। केम छो, मजा में और नॉट भाई। त्योहारों का सीजन चला हुआ है तो उम्मीद करती हूँ कि भाई सभी सुरक्षित पूर्वक और बहुत अच्छे से अपने त्योहार मना रहे होंगे। और जो कुछ त्योहार बीत गए हैं उन सबके ढेरों ढेरों एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। और जो आने वाले हैं उनके लिए भी आपका इस इन त्योहारों के सीजन में भगवान से यही आशा रहेगी कि जो नेक्स्ट फेस्टिवल आप लोगों के लिए आने वाला है उसमें आप ऐसे बेरोजगार ना हो, अपने अपने हाथों में अपनी अपनी नौकरी हो, सभी के हाथों में अपना लक्ष्य पूरा कर खड़े हो। चलिए, अब देखो त्योहार का सीजन तो है, लेकिन आप लोगों को पता है जैसे ही ये फेस्टिवल सीजन एंड होगा हमारा एग्जाम सीजन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे नवंबर में बैक टू बैक एग्जाम है भाई। यूपी पीसीएल टीजी2 का एग्जाम है, एसएससी जेई का एग्जाम है, और इसके बाद आपका यूपी आरवीएनएल का भी एग्जाम जल्दी ही हो सकता है। तो आपके बैक टू बैक एग्जाम जो है वो लगे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, हमें अपनी पकड़ मजबूत करनी ही करनी है। तो अपनी पकड़ मजबूत कैसे करनी है भाई? अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना होगा। तो ये मत सोचिए कि सीजन आपका फेस्टिवल सीजन है तो हम अपना छुट्टियां ले लें। नहीं जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हमें अपनी तैयारी को भी मजबूत रखना है। तो इसीलिए इस फेस्टिवल सीजन में भी मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ रही हूँ और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं, कुछ तो पढ़ाई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक खुशनुमा माहौल के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए जी, आज हम बहुत मजा मस्ती कर लिया है तो अब न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करते हैं। सीधा क्वेश्चन स्टार्ट ही न्यूमेरिकल से करा आज हमने। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर। कहता है कि फॉर द सर्किट शोन बिलो वोल्टेज V1 विल बी। V1 वोल्टेज, आपको ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसके लिए वोल्टेज V1 बताएं क्या होगी। ये वाली वोल्टेज V1 है भाई, दिस इज योर वोल्टेज V1। ठीक है, ये 1 ओम है, ये 10 एम्पियर का करंट है, ये 2 ओम की है, ये आपकी 4 ओम की है यहाँ पर, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 ओम की रेजिस्टेंस है। वोल्टेज V1 अपना कोई भी कॉन्सेप्ट अपना लगाइए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए, केवीएल केसीएल लगाइए, कोई भी लगाइए और V1 की वैल्यू निकाल दीजिए। V1 की वैल्यू यहां पर निकाल दीजिए बस। नोडल लगाइए, मैश लगाइए, कुछ भी लगाइए यहां पर और आपका आंसर आ जाएगा। हमें सबसे सिंपल, जो सबसे आसान इस क्वेश्चन के लिए मेरी नजरों में है, मैं कहती हूँ कि ना मैं नोडल लगा रही हूँ। मैंने क्या किया, ये V1 निकालनी है ना, ये वाली वोल्टेज, तो मैंने क्या किया, ये 2 वोल्ट यहाँ पर, ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम्प्ट कर लिए, ये 2 नोड्स मान ली। नोडल एनालिसिस क्या कहता है भाई, आपको बता दूं, नोडल एनालिसिस ने क्या बोला। नोडल एनालिसिस कहता है कि पहले आप जितनी भी नोड्स हैं उनकी पहचान करो, उनमें से एक को क्या कीजिए, अपनी रेफरेंस नोड ले लीजिए। एक को क्या ले लीजिए, रेफरेंस नोड ले लीजिए, बाकी सबके लिए नोड की इक्वेशन लिखिए। ये कहता है हमारा नोडल एनालिसिस। तो यही बात हम यहाँ पर लगाने लगे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, V1 V2 आपकी, ये V1 V2 कह लीजिए या VA VB कह देते हैं। VA VB मैंने कह दिया कि 2 वोल्टेजेस हैं, 2 नोड मैंने अजम्प्ट कर ली A और B, इन पर मैंने क्या कह दिया, 2 वोल्टेजेस हैं VA और VB। ठीक है, अच्छा, इसकी बात कहते हैं कि अब इन्हीं पे मैं अपनी क्या कर रही हूँ, अपना नोडल लगा रही हूँ। तो सबसे पहले एट नोड ए देखते हैं भाई। सबसे पहले अपनी ए नोड पर देखें जरा कि क्या बनेगा हमारी, वो अपनी नोडल की इक्वेशन बनाइए। क्या बनेगी भाई, देखो ये 10 एम्पियर इस पे करंट आ रहा है। नोडल किस पर बेस्ड है, नोडल हमारा बेस्ड है केसीएल इक्वेशन पर, कि जो सम ऑफ करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। वही बात हम अप्लाई करते हैं। 10 एम्पियर आ रहा है तो ये इनकमिंग यही था 10, और यहाँ पर अब इसके अक्रॉस का कौन सा होगा भाई, यहाँ पर अब आपका ये कौन सा बनेगा, VA/1। देखो VA और V1 एक ही बात होगी, VA और V1 क्या है, एक ही बात। यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, VA V1 एक ही बात है, हमें यही निकालना है। तो VA/1 प्लस एक ये वाला करंट भी, VA माइनस VB, VA माइनस VB अपॉन में क्या, 2। एक इक्वेशन ये बन गई नोडल की फर्स्ट नोड पर, नोड 1।
इसको पूरे को आप सोल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगी भाई, सोल्व कैसे, 10 VA प्लस V, यहाँ पे आपका 2VA हो जाएगा माइनस VB अपॉन में 2, ये बनेगा, एलसीएम ले लिया, ये 10 दूनी 20 कर दिया, यहाँ पर 2V, ये आपका क्या बन गया 3VA माइनस VB, 3VA माइनस VB इक्वल टू व्हाट 20, ये आपकी पहली इक्वेशन बन रही है भाई, 3VA माइनस VB इक्वल टू 20, ये आपकी क्या पहली इक्वेशन ये बन गई भाई, बन गई पहली इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड VB के लिए लिखो भाई, एट नोड B लगाइए, एट नोड B यहां पर लगा देते हैं शॉर्ट में भाई, नोड B पर क्या होगा भाई, यहां पर देखते हैं हमारे पास, क्योंकि फिर ये सर्किट अगर नेक्स्ट स्लाइड करें ना तो सर्किट गायब हो जाता है। नोड B पर देखो क्या बनेगी, ऐसे ही VA माइनस VB अपॉन 2, एक तो यही बनी VA माइनस VB अपॉन 2, और एक क्या बनेगी ये प्लस VB अपॉन में 4, प्लस VB अपॉन में 4, और साथ में ये 5 एम्पियर निकल रहा है, प्लस 5, ठीक है भाई, क्लियर, यही आ रही है ना, यही बन रही है। और अच्छा एक ये वाली भी तो होगी भाई, ये भी होगी, तो प्लस V2/4, प्लस V2/4, ठीक है, प्लस V2/4, ये भी एक बनेगी। और यहाँ पर एक ये भी हो सकता है, जैसे कि ये वाला हमारा यहां से करंट आ रहा है, तो ये इनकमिंग हो गया और बाकी सारे जो है वो आउटगोइंग होंगे। सारा क्वेश्चन गायब हो गया हमारा, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारी जो पहली इक्वेशन बनी थी हम वो वाली लिख लेते हैं, हमें याद है इक्वेशन, पहली इक्वेशन मेरी बनी थी 3V1 माइनस V2, VA आपने लिया था, VA की फॉर्म में लिया था, तो अब हम अपना VA वापिस आता रहेगा, जादू होता है हमारी क्लास में, है ना, 3VA माइनस VB इक्वल टू 20, ये बच्चा पहली इक्वेशन बनाई थी हमने, ये हमारी क्या हुई थी, पहली इक्वेशन बनी थी। अब दूसरी इक्वेशन जो हमारी यहाँ पर बन के आ रही थी वो हमारी नोड B पर, देखें जरा, नोड B पर हमारी क्या बनी थी, VA माइनस VB अपॉन 2 इक्वल टू VB/4 प्लस 5 प्लस VB/4। देखो VB ये नोड थी, ये B नोड है, ये A नोड है, एक ये इनकमिंग और ये वाला भी आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग, इस तरीके से, ठीक है जी, ये आउटगोइंग वाले 3 हमने यहाँ पर ले, ओके बॉस। अच्छा अब इनको सोल्व करो, 2 इक्वेशन बन गई, V1 V2 की वैल्यू, ये तो हमारा बोर्ड के चक्कर में निकलेगा, 2V1 माइनस 4V2 इक्वल टू 20, ये दूसरी इक्वेशन आएगी भाई, पहली दूसरी इक्वेशन सोल्व कर दो। अभी आपको बताया था कि ये V1 निकालना है, VA ही आपकी क्या है V1, बताए जल्दी से सभी आंसर भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दे दीजिए, यहाँ पर बताएं क्या आता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हो तो आपका V1 क्या निकल के आ जाएगा, 6 वोल्ट, V1 क्या निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा 6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। पहला क्वेश्चन ही अच्छा खासा लेंथी हो गया भाई, है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम लेंथी क्वेश्चन से डरते थोड़ी ना है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट का आंसर और दे दीजिए, एक और न्यूमेरिकल, बड़ा नहीं है छोटा सा ही है, मैंने ऐसा न्यूमेरिकल करवाया भी हुआ है, पहले अपनी जो कंसेप्ट समझा रही थी तब मैंने आपको ये चीजें कराई भी है, बताएं जल्दी से। बताओ जल्दी से बच्चा, इफेक्टिव वैल्यू का आपको मतलब मालूम होना चाहिए, मैं हमेशा बताती हूँ, इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है RMS वैल्यू, प्रभावी मान, रूट मीन स्क्वायर। तो ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, V इज इक्वल टू 10 प्लस साइन
25 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 10 साइन 5 टी। यहाँ पर आपको पता है ये एक क्या है, साइनोसोडियल इक्वेशन हो गई। ये आपकी क्या है, एक साइनोसोडियल इक्वेशन। ये अब यहाँ से अब आपको तीन तीन मैक्सिमम वैल्यू 100, 25, 10, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज दी हुई है। अब यहाँ पर बात आती है इनकी मुझे क्या निकालनी है, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है, तो इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकलेगी। अब एक चीज देखना, एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए देखिए आंसर कीजिए। अब इसमें ये जो आपको 100 दी हुई है, इसके साथ क्योंकि कोई भी साइनोसोडियल टर्म नहीं है, इसके साथ कोई भी साइनोसोडियल टर्म नहीं है, इस क्वेश्चन में यही एक आपका पर्व था। यहाँ पर तीन आरएमएस वैल्यूज आपको निकलेंगी। एक तो ये 100 को भाई आप एज इट इज लेके चलोगे, क्योंकि 100 के साथ कोई भी साइनोसोडियल टर्म नहीं है, तो हम यूं कह सकते हैं कि माइट भी यही आपका क्या है, इफेक्टिव है। प्लस 25 मैक्सिमम है, 25 बटे √2 करेंगे। मैक्सिमम से आरएमएस के लिए हम क्या करते हैं, बटे में √2। ऐसे ही 10 का भी क्या कर देंगे, बटे में √2 स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर रूट, पूरे का क्या, स्क्वायर रूट। ये सोल्व कर दीजिए, आंसर निकालिए। 100 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट काटिए, यहां से आंसर आ जाएगा भाई। सोल्व कीजिए, आंसर निकालिए। ये 1000, हालांकि कट जाएंगे ये सारे, प्लस में 25 √2 का भी स्क्वायर करोगे 25, 625 हो जाएगा। 625 बटे 2 करोगे, यहाँ पर 625 बटे 2 करिए, आंसर निकालिए। ये आपका 2 3 6, 1 2 4 312.5 प्लस ऐसे 10 का स्क्वायर 100, 100 बटे 2 50। ठीक है भाई, सोल्व करो साथ साथ, मैं भी तुम्हारे सामने ही सोल्व कर रही हूँ, कोई अलग से नहीं कर रही भाई, अलग से नहीं किया। 312.5 प्लस में 50 प्लस में 1000, क्या आया, सीधा सीधा 1365.5 1362.5 बनेगा ना। हाँ 12 है ना, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट और सोल्व करके देखो क्या बनता है भाई। 1362.5 36 भाई, गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, कहीं तो गड़बड़ फंसी, कहीं तो गड़बड़ फंसी। इसको अभी स्किप आउट कीजिए भाई, इसमें ना कुछ मिस्टेक है, इसको स्किप आउट कीजिए। बताइए जरा, जीरो पावर फैक्टर मेथड फॉर एन अल्टरनेटर इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। मशीन पर आ जाइए, अल्टरनेटर का क्वेश्चन, कि जीरो पावर फैक्टर मेथड किस, जीरो पावर फैक्टर मेथड अल्टरनेटर के लिए क्या, किस लिए जरूरी है भाई। कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नलीफाई कर दूंगी। यहां पर बताइए, जीरो पावर फैक्टर मेथड किस लिए जरूरी है। जीरो पावर फैक्टर मेथड किस लिए जरूरी है बच्चा, आंसर दे दीजिए। जीरो पावर फैक्टर मेथड किस लिए जरूरी है। जीरो पावर फैक्टर मेथड किस लिए जरूरी है, अल्टरनेटर की एफिशिएंसी निकालने के लिए, अल्टरनेटर की सिंक्रोनस इंपीडेंस यानी कि जेड को निकालने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन यानी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे में आपकी फुल लोड। ये जो मैंने आपको बताया भी था, जहां पर भी ये रेगुलेशन शब्द का मतलब आता है, रेगुलेशन माइनस, रेगुलेशन का मीन होता है कि आपका मतलब होता है कि कैसे कैसे वोल्टेज बिल्टअप हुई नो लोड से लेकर फुल लोड तक पे। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सही है कि जीरो पावर फैक्टर मेथड हमारा क्या, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए यूज में आता है। ये आपको मैंने जीरो पावर फैक्टर मेथड दिखाया हुआ थोड़ा सा बस।
बताओ जरा, यहाँ पर कह रहा है दो अल्टरनेटर है, वो दोनों ना इंडक्टिव लोड शेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहानी सुनो क्या कहता है। कहता है दो अल्टरनेटर है, इक्वली इंडक्टिव लोड शेयर कर रहे हैं। इक्वली, इक्वली का मतलब उनकी केवीए रेटिंग यहाँ पर बराबर होगी, याद रखना। कहता है क्या होगा अगर ए का एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए। एक्साइटेशन बढ़ाने का क्या मतलब है भाई, एक्साइटेशन बढ़ाने का मतलब है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि वहां पर क्या डीसी एक्साइटेशन की बात है। तो यहाँ पर बताइए, कहते हैं क्या होगा यदि ए का आपका एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए, ए का एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए बी की तुलना में, तो कहते हैं कि ए के द्वारा करंट ज्यादा, मतलब जो करंट डिलीवर किया जाएगा वो ज्यादा होगा, बी का घटेगा। फिर ए का घटेगा, बी का बढ़ेगा, दोनों का सेम होगा, या फिर कहते हैं नन ऑफ दीज। देखो मैंने आपको बताया था बोथ विल कंटिन्यू टू शेयर द लोड इक्वली। जैसे ट्रांसफॉर्मर में था ना कि दो ट्रांसफॉर्मर पैरेलल लोड आपके पैरेलल तभी ऑपरेट होते हैं जब उनकी क्या, उनकी सबसे पहला था पोलैरिटी सेम हो, वो तो बहुत जरूरी कंडीशन थी। ऐसे ही इसमें है कि अगर आपका इसमें भी पोलैरिटी इनकी सेम होनी जरूरी है, लेकिन ये क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर दोनों का लोड इक्वल होगा तो लोड इक्वल शेयर कर लेंगे, लोड इक्वल नहीं है तो उनका केवीए अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है कि लोड अलग अलग शेयर हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ना एक्साइटेशन बढ़ा दिया, तो भाई जिसका एक्साइटेशन बढ़ाओगे वो ज्यादा, जिसको ज्यादा इनपुट दोगे तो वो ज्यादा ही आउटपुट देगा। इसीलिए दूसरे अल्टरनेटर, आपका ए वाले अल्टरनेटर का एक्साइटेशन बढ़ा था तो ए वाले के ही द्वारा डिलीवर किया गया लोड बढ़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर में स्लिप बताएं कितनी होती है। हलवा क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, हलवा, हर इलेक्ट्रिकल पेपर में आपको मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन देखने में मिल जाएगा। ऐसा ये क्वेश्चन हर, मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रिकल में आपको देखने में मिल जाएगा। बताएं जरा, सिंक्रोनस की स्लिप, स्लिप क्या होती है, डिफरेंस ऑफ नो लोड टू दी फुल लोड स्पीड। नो लोड से फुल लोड स्पीड का अंतर होता है स्लिप। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। सिंक्रोनस मोटर बच्चा एक कांस्टेंट स्पीड मोटर है। सिंक्रोनस मोटर क्या है, कांस्टेंट स्पीड मोटर, जो कि कांस्टेंट स्पीड भी उसकी क्या है, एनएस। एनएस इस पर चलती है, एनएस क्या है 120 F/P, इस पर चलती है। तो रोटर स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड बटे में सिंक्रोनस जो आप लिखते हो, यहाँ पर भाई स्पीडों में अंतर ही नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर स्लिप हमारी क्या बन जाएगी, जीरो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये तो सभी को आता था, मुझे पता था इसका जवाब सारे पे देंगे, जीरो बन जाएगी हमारी स्लिप। एक और बताइए, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, टॉर्क एंगल बताइए सिंक्रोनस मोटर का कितना होता है भाई, टॉर्क एंगल बताइए सिंक्रोनस मोटर का, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, एक सेकेंड, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर बताओ जल्दी से। टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर होता क्या है भाई, यू शुड नो गाइस, आपको पता होना जरूरी है, कॉमन सा क्वेश्चन है। टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर, टॉर्क एंगल ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, जल्दी से जल्दी से, आपको बताऊं, टॉर्क एंगल ना आपकी सिंक्रोनस मोटर का फुल लोड पर, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे देती हूँ, टॉर्क एंगल जो है सिंक्रोनस मोटर का फुल लोड पर 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है, 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 30 डिग्री क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ये याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर का।
ठीक है भाई। और टॉर्क एंगल की इसको मैं आपको बताऊं डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें क्या एंगल, क्या डेफिनेशन बन रही है, कहते हैं टॉर्क एंगल होता है जिसमें मोटर आपकी लैग कर रही है सिंक्रोनस स्पीड से। जी नहीं, आपकी ये तो आपका सिंक्रोनस मोटर में तो भाई सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलती है मोटर, ठीक है। एंगल ऑफ लैग फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ये एक इसी की ही बात आ गई। एंगल बिटवीन रोटर, भाई टॉर्क एंगल हमारा वोल्टेज और टॉर्क के बीच से संबंधित है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा कि ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी में भी टॉर्क एंगल की सही परिभाषा नहीं दी हुई। देखो ये आपको दिखा भी दिया टॉर्क एंगल, ये टॉर्क एंगल है भाई आपका, ये टॉर्क एंगल डेल्टा जो मैंने अभी आपको बोला था। देखो किस किस के बीच में बना हुआ है टॉर्क एंगल, V अप्लाइड वोल्टेज और आपकी किस में, आपकी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई उसके बीच में, यानी एक्साइटेशन इंड्यूस, क्या एक्साइटेशन, सॉरी क्या कह सकते हो, टर्मिनल वोल्टेज और एक्साइटेशन के बीच में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर है ये आपका, मैंने इसलिए जान के ये दिखाया, मुझे पता था। अभी रुक तो जाओ, आगे बताओ, बताओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए कौन सी आरपीएम सही है? 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए कौन सी आरपीएम सही है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, और आपको बताऊं किसी भी पेपर में, इलेक्ट्रिकल के किसी भी पेपर में ऐसा संबंधित क्वेश्चन मिल सकता है, और ये क्वेश्चन हो, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है दूसरे फॉर्मूला, दूसरे क्वेश्चनों में भी यूज होता है। बताएं जल्दी से। 4 पोल इंडक्शन मोटर के लिए कौन सी स्पीड रहेगी? अब बच्चा कहेगा मैडम स्पीड का फॉर्मूला 120 एफ बटे पी होता है, पोल तो दिया हुआ है 4, लेकिन मैडम फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ। भाई यहाँ पर आपको बता दूं 2 रीजन, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, तो आपको पता होना चाहिए अपने इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 50 हर्ट्ज की। अपने इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चा? 50 हर्ट्ज की है, यू शुड नो, पता है मैडम। दूसरा इंडक्शन मोटर दी थी, भाई इंडक्शन मोटर हमेशा रेटेड सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर चलती है, तो यहां से सीधा निकाल लेते 120 गुना, तो ये आपका क्या हो गया, 5 दिया 15, सीधा सीधा किस पे चलेगी भाई, 1500 आरपीएम पे चलेगी। अब बात आती है कि मैडम 1500 तो दिया ही नहीं हुआ, अब क्या करें भाई देता। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना, इसने यहाँ पर अब एक इसमें भी ट्विस्ट डालेगा, सुनो सुनो। अब ये कहता है 1500 आरपीएम नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो अब इसने यहाँ पर ना खेल खेल गया। ये आपको बताऊं, ये आपका प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है, जी हाँ। अब यहाँ पर खेल खेला, 1500 नहीं है तो कहता है वो ये तो होती है एनएस, ये जो आपकी आरपीएम आई ये तो ना सिंक्रोनस स्पीड है, ये कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड है। उसने आपसे पूछा था इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होगी, इंडक्शन मोटर स्पीड यानी कि रोटर की स्पीड निकाली जाती है, रोटर स्पीड हमेशा सिंक्रोनस से कम होती है। तो हमें दिया नहीं है उसने कितना कम है, तभी तो स्लिप का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पर उसने दिया नहीं कि कितनी कम है, तो कहते हैं नियर बाई, इसके जो सबसे क्लोज होगी वो आप चुन लो। हालांकि 1470 1485 दोनों बनती है, लेकिन जो सबसे नियर है 1485, ठीक ठीक, स्पीड में अंतर जो है वो कम से कम। जरा सा खेल गया इस क्वेश्चन में, बताओ जरा। 3 फेस इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क किस पर डिपेंड करता है? 3 फेस इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क किस पर डिपेंड करता है?
बताओ जल्दी से, स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज पर, फ्रीक्वेंसी पर, रोटर इंडक्टेंस रिएक्टेंस पर, या सभी पर? जल्दी से आंसर दे दो भाई, किस किस पर डिपेंड करता है? बताओ जल्दी से। आपको ना एक फॉर्मूला आता है मैक्सिमम टॉर्क का, टी मैक्स इज इक्वल टू 3/ओमेगा। ये जो आप जानते हो, ओमेगा एस क्या होती है? आपकी एंगुलर स्पीड। ठीक है जी, एंगुलर स्पीड। E2 लेते हो वैसे तो, E2 मतलब आपकी जो स्टेटर रोटर की बात हो रही है यहाँ पर, अपॉन में क्या, 2x2। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो भाई देखो किस किस पर, ये E2 स्क्वायर यानी वोल्टेज पर, वोल्टेज के स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। वोल्टेज के स्क्वायर पर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई, ये हो गया। फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी लो, भाई करवा दिया। रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस X2 करवा दिया। तो आंसर क्या बन गया? सभी पर डिपेंड करता है। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद रखना था। हालांकि बच्चे कहेंगे मैडम ये E2 तो भाई आपकी अप्लाइड वोल्टेज नहीं है। अप्लाइड वोल्टेज जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है वो V होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बता दूं E2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होती है। आपकी E2 जो रोटर वोल्टेज है वो आपकी किसकी? सप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वहां पर हम क्या V² भी कर सकते थे। ठीक है जी। और कोई कहे कि मैडम फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं दी हुई और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो डायरेक्टली भी दिख गया। ठीक है जी, क्लियर। और वैसे भी ये आपको दिखाया हुआ है। और वैसे भी आप में से बता दूं, ज्यादातर बच्चे क्या है, जहां पे भी ऑल का ऑप्शन देखा नहीं, आंसर ठोका। ऑल, ऑल मैडम, ऑल है ना, डी। फुल लोड करंट 3 फेज 440 वोल्ट 20 HP इंडक्शन मोटर का बताओ। बताओ जरा भाई, बताएं जरा। फुल लोड करंट 3 फेज 440 वोल्ट पर 20 HP की इंडक्शन मोटर। HP आज सारे न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं आपके लिए, कोई बात नहीं। मैंने तो ना इकट्ठी, जब भी मेरे को मौका मिलता है ना, मैं आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन बनाती रहती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते ना कि हाँ जब पढ़ाना होगा बस तभी क्वेश्चन तैयार करें। मेरे साथ तो ये है कि आप कभी मेरे से पढ़ लो, तैयार है भाई हम तो। ठीक है, रात को आधी नींद में कह देना मैडम क्लास लेनी है, चलो जो पढ़ना है पढ़ लो, पढ़ने वाली चीजें दिमाग में, क्वेश्चन यहाँ टाइप फाइल में। तो भाई जितने जितने क्वेश्चन आज देखते हैं आपके लिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं इस बोर्ड महाशय ने, बताइए जरा। आप जानते हो अब इसमें पता है क्या, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे। लोड करंट निकालना है, फुल लोड बोल रहा है, तो यहाँ पर पता है कुछ नहीं, पावर दी हुई है ना, पावर दे रहा है 20 HP। हलवा क्वेश्चन था। √3 VL IL आपको पता है, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, VL cos IL लोड करंट और कोस फाई। अब बोलो मैडम जी कोस फाई कहाँ से लाई? ये कोस फाई तो मैडम जी पावर फैक्टर, हाय तूफान, फंस गए, नहीं दिया हुआ। तो क्या हो गया, अगर बच्चा इंडक्शन मोटर ध्यान से पढ़ी हो तो वहां पर आपको बता दूं, कोस फाई को हम ज्यादातर 0.8 लेकर चलते हैं, और 0.8 भी कैसा, लैगिंग। क्यों? क्योंकि 0.8 लैगिंग का मतलब है, 0.8 लैगिंग का मतलब है, 0.8 लैगिंग का मतलब, क्यों लैगिंग क्यों लिया भाई? लैगिंग इसलिए लिया, लैगिंग इसलिए लिया क्योंकि मोटरें ज्यादातर आपकी कैसी, इंडक्टिव लोड होती हैं। पता ना कितनी ड्यूरेशन हुई? 0.8 इसलिए क्योंकि आपका स्टैंडर्ड है, और लैगिंग इसलिए क्योंकि ज्यादातर मोटर्स आर दी इंडक्टिव लोड। अच्छा, अब तो कर दोगे। अब 20 HP दी हुई थी, 20 HP को IL आपको निकालना है, HP को किसमें 746 से गुणा कर लीजिए।
746 से यहाँ पर क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किसमें, वाट में बदलने के लिए, क्योंकि वोल्टेज किसमें, वोल्ट में है। √3 वोल्टेज कितनी, 20 मिनट्स। बस और इट कुड बी पॉसिबल 20 मिनट्स नहीं। हाँ अरे मैंने 50 पे चालू करी थी, 27 हो रही है। 20 मिनट्स हुआ मैम। गलत है 27 मिनट्स। भाई, तो मैं कह रही गलत है। 27 देखो 20 गुणा 746 √3 VL, VL बोले तो कितना 440। IL आपको निकालना है, साथ में पावर फैक्टर और ले लीजिए। पावर फैक्टर क्या है आपका 0.8 आप लेके चलो। ये आपका क्या, लोड करंट। ये आपका क्या हो गया, लोड करंट। अब इसको सोल्व कर दो भाई, 746 को 20 से गुणा करो, और बेशक यहाँ से ये काट दो, ऐसे ही पहले काट दीजिए बेशक से, बहुत आसान है, काट दो, 22 कर दो इसको, 746 ही रह जाएगा। 22 कर दो और सोल्व करो, सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करोगे ना तो आपका ये 24.47 के आसपास, यानी कि नियर बाय में मेरा क्या चला गया, 25 एम्पियर चला गया भाई। नियर बाय क्या जाता है, 25 एम्पियर जाता है भाई। क्लियर है सभी को? ऐसे ना करो भाई, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहे हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी नाइस। नेक्स्ट एक और बताते हैं भाई, कैस्केड कंट्रोल में दो इंडक्शन मोटर को कैस्केड मोड में चला रही हैं तो कितनी स्पीडें संभव है। ये बहुत बार पूछा जाता है भाई। दो मोटर्स को कैस्केड मोड में हम चला रहे हैं तो उसकी कितनी स्पीडें संभव है। कैस्केड कर लो भाई, कैस्केड मोड में, कैस्केड मोड में कितनी स्पीडें संभव है। बताओ जल्दी से, 2, 4, 8 या 16। 2, 4, 8 या 16। बिल्कुल सही है, 4 संभव है भाई, 4 संभव है। कौन कौन सी ये भी पता होनी चाहिए। 4 संभव है। आपको बता दूं, एक कौन सी स्पीड बनती है, N1 120 F P1 प्लस P2। एक आती है प्लस और यहीं पर आ जाती है दूसरी माइनस P। एक कैसे, ऐसे बेशक से ऐसे लिख लो, N20 120 F P1 माइनस P2। एक ये, और तीसरी आपकी वही जो खाली खाली एक एक पोल लेके चलते हो, वो तो बनती ही बनती है, 120 F बाय P3, और एक आपकी N4 120 F बाय P4। ये याद रखिएगा भाई, ठीक है। अच्छा, ये तो इंडिविजुअल ही है, और ये एक में क्या है कि दोनों के पोल प्लस कर दिए, एक में दोनों के माइनस कर दिए। जिसमें ये पोल प्लस करते हो ना, ये आपकी क्या कहलाता है, क्यूमुलेटिव। क्योंकि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं तो भाई दोनों एडिशन में जा रहे हैं, क्यूमुलेटिव कंट्रोल हो गया। और ये जो माइनस में है, ये क्या है भाई, ये डिफरेंशियल कंट्रोल है। इसका क्या मतलब है, डिफरेंशियल कंट्रोल। क्लियर सभी को? बताओ एक और भाई, एक यूनिवर्सल मोटर, मशीन के ज्यादा क्वेश्चन है भैया, कोई बात नहीं, छुट्टियां, फेस्टिवल सीजन है तो खूब मजे से मनाया है, तो फ्रेशमेंट अच्छी हो गई है, तो अब भाई सीधी सी बात है, पढ़ाई भी अच्छी वाली करेंगे ना। कोई ना बताए जरा। यूनिवर्सल मोटर है,
220 वोल्ट डीसी पर चल रही है और 220 वोल्ट सिंगल फेज एसी पर भी चल रही है। दोनों के लिए आपको बताना है कि इनमें से क्या सेम होगा। इन दोनों केस में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। कहते हैं ऑपरेटिंग स्पीड नहीं। आपको बताऊं, यूनिवर्सल मोटर नो डाउट आपकी कौन सी होती है। यूनिवर्सल मोटर हमारी, ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए। यूनिवर्सल मोटर हमारी कौन सी आपकी सीरीज मोटर होती है। सीरीज मोटर होती है और ये ऐसी मोटर है जो आपकी एसी प्लस डीसी दोनों पर सेम तरीके से चल सकती है। एसी डीसी दोनों पर चलती है। लेकिन आपको बता दूं, डीसी पर इसलिए हमारी या डीसी मोटरें जितनी भी हैं उनकी खासियत यही होती है कि वो स्पीड जो है वो वाइड रेंज ऑफ स्पीड देती है। उनके द्वारा प्रदान की गई स्पीड की जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए ऑपरेटिंग स्पीड सेम नहीं होती। ऑपरेटिंग स्पीड सेम नहीं है तो उनके द्वारा दी गई पावर आउटपुट भी सेम नहीं होगी। तो ये वही आ गया। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, क्लियर गाइस। बहुत बढ़िया, एक और बताओ जरा। किसका बताओ। कौन सा प्रोसेस, किस प्रोसेस के लिए डीसी करंट जरूरी है। किस प्रोसेस के लिए डीसी करंट जरूरी है। किसके लिए आपके डीसी जरूरी है। वेल्डिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बताओ भाई जल्दी से, फटाफट आंसर दो। बच्चों वाले क्वेश्चनों में भी ऐसे सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। बताएं जरा। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा चलो एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें, एक प्रक्रिया आती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया जिसे कहा जाता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी के करंट के केमिकल इफेक्ट में आती है। अभी करंट का केमिकल इफेक्ट है। करंट का केमिकल इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी किसी कंडक्टिंग लिक्विड में से करंट पास किया जाएगा तो वो अपने आयंस में टूटेगा। ये कहता है कि सेल का केमिकल इफेक्ट। और यही केमिकल इफेक्ट जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया ही क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया है कि आपका क्या, करंट पास करके दो इलेक्ट्रोडों की मदद से, ध्यान से सुनिएगा, दो इलेक्ट्रोडों की मदद से किसी कंडक्टिंग लिक्विड में से करंट पास करके क्या करना, उस कंडक्टिंग लिक्विड को आयंस में तोड़ना, केटायन एनायन में तोड़ना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया हमारी कई सारी जगहों पर यूज होती है। इसकी एप्लीकेशंस आपको बताऊं, सबसे पहली आती है आपकी यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहला अगर बात करूं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर दूसरी बात करूं तो इलेक्ट्रोटाइपिंग। जी हाँ, विद्युत मुद्रण। ये आपके जो न्यूज़पेपर बना करते थे ना पहले, बहुत पहले, तो ये यही मेथड होता था इलेक्ट्रोटाइपिंग का। तीसरा अगर मैं इसके बाद यहाँ पर बात करूं इलेक्ट्रोटाइपिंग, थर्ड मेथड अगर और इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, धातु का शुद्धिकरण, धातु का शुद्धिकरण। और चौथा यहाँ पर लिख सकते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसी धातु को उसकी धरती खदान में से या उसके ओर में से निकालना। ठीक है,
धातु को निकालने की प्रक्रिया, और ये आपकी सारी की सारी क्या है, इसमें आपका ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता क्या है आपको बता दूं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ये याद रखिएगा, ये जितनी भी प्रक्रियाएं बताई, यानी कि ये इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया, ये केवल और केवल डीसी देकर होती है, ये एसी से नहीं होती। जी हाँ, एसी से नहीं होती। इसी इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल के अंदर आते हैं आपके सेल एंड बैटरी भाई। सेल एंड बैटरी भी इसी प्रक्रिया की वजह से बनते हैं। तो ये आपको बता दूं, ये सारे के सारे डीसी देकर ही होते हैं। क्यों मैडम डीसी? इन पर एसी देंगे तो क्या काम नहीं होगा, एसी देंगे तो क्या होगा, ये बताओ। इसमें बताऊं आपको, ये जो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि आपके कंडक्टिंग लिक्विड्स का आयंस में टूटना। तो ये जो आयंस में टूटने की प्रक्रिया है ना, ये तभी हो पाती है जब लगातार सप्लाई दी जा रही है, जब कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सप्लाई हो, लगातार चार्ज दिए जा रहे हैं, लगातार चार्ज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सप्लाई आप बना के रख रहे हो। और आप जानते हो ये कॉन्टिन्यूटी जो है वो केवल और केवल किस में, ये टाइम है, ये करंट है हमारा, ये केवल और केवल किस में संभव है, डीसी में संभव है। डीसी में एक फिक्स वैल्यू लगातार 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 मिलती है, जबकि एसी में क्या होता है जानते हो, एसी में ये वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। तो एसी में तो एक ऐसा टाइम भी आता है कि जब हम कम ज्यादा भी चलो हम मान ले, लेकिन एसी में एक ऐसा टाइम भी आता है जब जीरो होता है, यानी कि करंट नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जब करंट नहीं मिलता ना, दूसरा पॉइंट यही आता है कि मैडम अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस में अगर एसी दे दें तो क्या होगा। अगर आप एसी दे दोगे ना, तो जब आपका एसी जीरो आ रहा होगा, तब ये जो आयंस टूटे होंगे, ये जो आयंस आपके टूटे होंगे कैटायन एनायन, वो वापिस से रिकम्बाइन हो जाएंगे यार, रिकम्बाइन हो जाएंगे, यानी कि टूटेंगे बनेंगे, टूटेंगे बनेंगे, काम तो हो ही नहीं पाया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक की परत दूसरी पर चढ़नी थी भाई, प्रॉपर टूट जाए तभी तो चढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगर एसी दे दोगे तो वो वापिस से जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमेशा डीसी की जरूरत होती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बताओ जरा, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन का पावर फैक्टर बताएं कितना होता है। स्पॉट वेल्डिंग मशीन का पावर फैक्टर, पावर फैक्टर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन। आपको यहां पर बता दूं, वेल्डिंग की हर एक वेल्डिंग का पावर फैक्टर याद रखिएगा लैगिंग होता है। कैसा, लैगिंग। और स्पॉट वेल्डिंग का तो सबसे बेकार होता है 0.3 के आसपास का। ठीक है, लीडिंग का मतलब ही नहीं, यूनिटी का मतलब ही नहीं, 0.8 लैगिंग तो अच्छा माना जाता है। जबकि वेल्डिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो वेल्डिंग के पावर फैक्टर्स बेकार होते हैं। जी हाँ, वेल्डिंग मशीन के पावर फैक्टर बेकार होते हैं। इसी वजह से जहां पर भी इंडस्ट्रीज हो, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज में भी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उन इंडस्ट्रीज पर पेनल्टी लगती है भाई। क्यों? क्योंकि उनका पावर फैक्टर बेकार होता है, जिसकी वजह से वो पावर की वहां पर वेस्टेज हो रही है, इसीलिए गवर्नमेंट उन पर सख्ताई लगाती है पैसा लेके। ठीक है बच्चा, चलिए फिर, तो आज के लिए हमने ये कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। फेस्टिवल सीजन है, इतनी पढ़ाई बहुत है ना भाई। चलिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, त्योहार मनाइए, खूब खूब त्योहार मनाइए, खूब खुशियां मनाइए, क्योंकि वो कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से घटते हैं।
तो खुशियां बांटिए, बिल्कुल बांटिए, लेकिन ये याद रखिएगा इस फेस्टिवल सीजन के जिंदगी में कभी भी किसी का भी तुम्हारी वजह से कभी दिल नहीं दुखना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे मर्जी अपनी खुशियां मनाइए, बस इतना याद रखना तुम्हारी खुशी से किसी को दुख दर्द नहीं हो, किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, किसी को ऐसे शब्द मत बोलिएगा कि जिससे आपकी वाणी किसी के दिल को आघात करे। ठीक है भाई, चलिए अब इसी मैसेज के साथ आपके आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे और उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इस बात को अमल में लाएंगे और बहुत अच्छे दिल से ध्यान से भगवान का नाम लेके अपने ये 30 त्योहार मनाइएगा। तो आज की सेवा को मैं यहीं पर समाप्त करूंगी, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में कल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया।